गुड मॉर्निंग दोस्तों। मिशन उड़ान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो हमारी क्लास होने जा रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जो बच्चे, जो विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी के फॉर्म 12th लेवल के ओपन हो चुके हैं और उन स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट क्लास है जो सेकंड ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम को दे रहे हैं। साथ ही अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड की जो 5 तारीख को एग्ज़ाम लगने वाली है एलडीसी की, उस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि राजस्थान के भूगोल के अंदर वो प्रश्न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन प्रश्नों को आज हम देखेंगे। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए हैं आरपीएससी के कर्मचारी चयन बोर्ड के, उन एग्ज़ामों के अंदर ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो उसी पैटर्न को ध्यान में रख करके हमें आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो अब हम चलते हैं पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की एक सहायक नदी नहीं है? माही कौन सी नदी पूछी है? माही नदी, माही नदी की सहायक नदी है और वो पूछा नहीं है। माही नदी की सहायक नदी नहीं है। हम सबको पता है जो माही नदी है, इस माही नदी का जो उद्गम है, ये उद्गम मध्य प्रदेश के मेहंद झील से, कहां से होता है? मेहंद झील से होता है और बांसवाड़ा डूंगरपुर में इसका प्रभाव होते हुए और ये खंबात की खाड़ी के अंदर क्या हो जाती है? संगम इसका हो जाता है। तो इसकी बात हम करते हैं। उद्गम इसका एमपी मेहंद झील से होता है और ये बांसवाड़ा के खांदू ग्राम में, राजस्थान में इसका प्रवेश कहाँ होता है? राजस्थान में प्रवेश बांसवाड़ा के खांदू गांव में इसका होता है। एमपी इस माही नदी की पूरी बात कर लेते हैं, सहायक नदियों की। ये एमपी का मेहंद झील है। इस मेहंद झील से इस माही नदी का उद्गम होता है और ये बांसवाड़ा, यहां पर है बांसवाड़ा, ये है डूंगरपुर। ठीक है, ये वाला क्षेत्र डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा क्षेत्र है। इस बांसवाड़ा के खांदू ग्राम में, कहां पर? खांदू गांव में क्या करती है? ये प्रवेश करती है। अब इसकी सहायक नदियों में यहां पर है ये प्रतापगढ़। इस प्रतापगढ़ से दो नदियां निकलती है। इस प्रतापगढ़ से दो नदियां निकलती है। एक का नाम तो है एराव या ईरू। क्या नाम है? एराव या ईरू। और ये प्रतापगढ़ से एराव या ईरू निकल करके बांसवाड़ा में कहां पर मिल जाती है? माही नदी के अंदर इसे मिल जाती है। यहीं प्रतापगढ़ से एक और नदी निकलती है, उस नदी का नाम है जाखम नदी। कौन सी नदी है? जाखम नदी। ये जाखम नदी भी जाखम नदी है डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में आकर के यहां पर क्या हो जाती है? मिल जाती है। इसी तरह उदयपुर से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है सोम। कौन सी नदी है? सोम। और ये भी डूंगरपुर के बेणेश्वर नामक स्थान पर आकर के माही नदी के अंदर मिल जाती है और यहां पर बन जाता है एक, क्या बन जाता है? त्रिवेणी संगम। ठीक है, माही सोम जाखम नदी का त्रिवेणी संगम बन जाता है। इसी तरह बांसवाड़ा से एक और नदी निकलती है और
उस नदी का नाम है चाप नदी। कौन सी नदी है? चाप नदी। इसी तरह मध्य प्रदेश से, यहीं मध्य प्रदेश से एक नदी और निकलती है, उस नदी का नाम है अनास नदी। ये अनास नदी भी माही नदी, डूंगरपुर के पास जाकर के माही नदी में क्या हो जाती है? मिल जाती है। इसी तरह यहीं डूंगरपुर से, ये डूंगरपुर से, इस डूंगरपुर से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है मोरेन। ये डूंगरपुर है, यहीं पर डूंगरपुर वाला क्षेत्र, और यहीं से निकलती है मोरेन नदी। ये मोरेन नदी भी कहां पर मिल जाती है? माही नदी में। तो इस माही नदी, मुख्य नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हो गई? एराव, यदि हम बात करें कौन सी नदी हो गई, एक तो एराव या ईरू नदी हो गई जो माही की सहायक नदी है, एक है जाखम नदी, एक है सोम नदी, एक है मोरेन नदी, और एक है चाप, और एक है अनास नदी। ये सारी की सारी नदियां किसकी सहायक नदी है? ये माही की सहायक नदियां है। और इन ऑप्शन के अंदर क्या पूछा है हमें? प्रश्न में क्या पूछा है? नहीं है। तो नहीं, देखो चाप नदी इसकी सहायक नदी है, सही है आंसर। सोम नदी इसकी सहायक नदी है, ईरू इसकी सहायक नदी है, मेज नदी इसकी सहायक नदी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मेज नदी। ये मेज नदी की यदि हम बात कर ले तो ये मेज नदी कहां से, इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम होता है भीलवाड़ा से। कहां से होता है? भीलवाड़ा से। और ये नदी बूंदी के लाखेरी नामक स्थान पर, बूंदी के कौन से स्थान पर? लाखेरी नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। तो ये मेज नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, इस तरह से ये माही नदी का पूरा हमने लगभग देख लिया कि कौन कौन सी सहायक नदियां इसके अंदर है। तो इसका पहले का आंसर क्या हो जाएगा? मेज नदी। माही की सहायक नदी कौन सी नहीं है? मेज। कौन कौन सी नदियां सहायक नदियां है? चाप है, सोम है, ईरू है, मोरेन है, जाकम है, एराव है, अनास है। ये सारी की सारी नदियां किसकी सहायक नदियां है? माही की। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। कौन सा जिला समूह कौन सा जिला समूह है जो अंतरराज्यीय सीमा वाला नहीं है? देखो वापस नहीं वाला प्रश्न आ गया है। बहुत राजस्थान की सामान्य स्थिति में से ये प्रश्न पूछा गया है। कौन सा अंतरराज्यीय जिला अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाता? कौन सा जिला है? देखते हैं। डीडवाना कुचामन अभी हाल ही में नया जिला बना है। नागौर से एक नया जिला बनाया है। इसकी वीडियो मेरे पूरे जो नए जिले हैं इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पूरी की पूरी वीडियो बनाई हुई है नए जिलों पर। तो डीडवाना कुचामन नागौर से काट करके डीडवाना कुचामन बनाया गया है। ये कोई भी अंतर राज्य सीमा नहीं बनाता। ठीक है, सीकर भी नहीं बनाता है। बालोतरा है, ये बाड़मेर से अलग किया गया है। तो बाड़मेर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, बालोतरा कोई अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाता। लेकिन धौलपुर है, ये एमपी और यूपी दोनों की अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। तो ये पूछा है कौन सा समूह सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब ये इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो हमें ऑप्शन के आधार पर काटने होते हैं। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, धौलपुर। अगला जो ऑप्शन पे बात चलते हैं, डीग है। देखिए डीग है, ये भी नया जिला बना है भरतपुर को। तो ये डीग है, ये अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। किसकी बनाता है? यूपी की। और हरियाणा की भी सीमा बनाता है। इसी तरह ये डीग से कट गया दूसरा ऑप्शन। दौसा है, अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाता। अलवर है, अलवर भी सीमा बनाता है। ये किसकी बनाता है? हरियाणा की। किसकी बनाता है? ये हरियाणा की। तो ये दूसरा ऑप्शन भी कट गया। तीसरे में कोटपुतली बहरोड है, दौसा है, बालोतरा है, करौली है। देखो करौली किसकी सीमा बनाता है? एमपी की सीमा बनाता है। तो ये ऑप्शन भी कट गया। इसी तरह डीडवाना कुचामन किसी की भी सीमा नहीं बनाता। दौसा नहीं बनाता कोई अंतरराज्यीय सीमा। ब्यावर भी कोई अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाता। देखो ये सारे जो है वो नए जिलों को लेकर के दिए हैं। ब्यावर है, ब्यावर भी कोई सीमा नहीं बनाता। और बालोतरा है, बालोतरा भी कोई अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाता। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है,
तो कौन कौन से जिले हैं, जिलों का समूह में अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला नहीं ग्रुप कौन सा है, वो क्या हो जाएगा हमारा 4 नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, अभी हाल ही में एक नया जिला बना है फलोदी। क्या बना है? फलोदी। तो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जो जिले हैं, सीमा बनाने वाले जिले, तो अंतर्राष्ट्रीय कुल जो लंबाई है, वो हमारी जो लंबाई है वो कितनी है? 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई है। और उससे जो लगने वाले जो जिले हैं, वो जिले हैं, सबसे ज्यादा जो सीमा बनाता है वो है श्री गंगानगर। कौन सा बनाता है? श्री गंगानगर। दूसरे नंबर पर जो जिला आता है वो कौन सा आता है हमारा? जो जिले जो सीमा बनाते हैं उनमें गंगानगर हो गया सब सर्वाधिक ज्यादा। श्री गंगानगर देख लेते हैं, ऐसे श्री गंगानगर है, बीकानेर है, ऐसे देख लेते हैं, बीकानेर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और एक कौन सा है? नया जिला फलोदी। ये फलोदी नया जिला है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को बनाता है। ठीक है। अब सर्वाधिक सीमा जैसलमेर और न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? फलोदी। कुल सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर। और अंतरराज्यीय स्थलीय सीमा कितनी है? 4850 किलोमीटर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। वर्ष 2022-23 में, वर्ष 2022-23 में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा रेपसीड एवं सरसों का सर्वाधिक उत्पादक जिला था? सर्वाधिक उत्पादक जिला था। देखिए ये जो प्रश्न पूछा गया है, ये आर्थिक समीक्षा से लिया गया प्रश्न है। इसलिए जो भी देखिए एग्जाम है, आने वाली एग्जाम है, उसके अंदर चाहे सीईटी का एग्जाम हो, चाहे एलडीसी का एग्जाम दे रहे हो आप, चाहे आने वाली जो सेकंड ग्रेड है, जुलाई के अंदर जो एग्जाम लग रहा है सेकंड ग्रेड का, वो एग्जाम दे रहे हो, आर्थिक समीक्षा आपको जरूर पढ़ना है। आर्थिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा जो टॉपिक है, जो भूगोल के जो टॉपिक है, ज्योग्राफी के जो टॉपिक दिए गए हैं, उन टॉपिकों में ज्यादातर परिवहन हो गया, पर्यटन हो गया, कृषि हो गई, पशुधन हो गया, ये मैक्सिमम बहुत सारे टॉपिक है, वो प्रश्न आर्थिक समीक्षा से आ रहे हैं ज्यादातर। इसलिए आप आर्थिक समीक्षा पढ़ना ना भूले, एग्जाम देने जा रहे हो, ये काफी टाइम है, एलडीसी में भी करीब 1 सप्ताह से ज्यादा का समय है, तो आप आर्थिक समीक्षा जरूर पढ़ के जाए। तो इस प्रश्न की हम बात करते हैं, वर्ष 2022-23 में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा रेपसीड एवं सरसों का सर्वाधिक उत्पादक जिला था? ऑप्शन है हमारा भरतपुर, गंगानगर, टोंक, अलवर। देखिए जो सर्वाधिक उत्पादक जिला था सरसों रेपसीड के अंदर, सरसों रेपसीड के अंदर जो सर्वाधिक उत्पादक जिला था, पहले नंबर पर था टोंक। कौन सा जिला था? टोंक। सर्वाधिक दूसरे नंबर पर जो जिला था, देखिए इसके अंदर तीनों के तीनों ऑप्शन दे दिए, अलवर, और तीसरा था गंगानगर। तीनों के तीनों प्रश्न दे दिए, तीनों के तीनों ऑप्शन दे दिए, टोंक भी है, अलवर भी है, गंगानगर भी है। इसलिए हमें ध्यान से गहराई से पढ़ना है। तो इसका जो आंसर होगा सर्वाधिक उत्पादक जिला, वो क्या होगा? टोंक होगा। कौन सा होगा? टोंक। इसी तरह देखो, इसमें तो सरसों का पूछ लिया, आपसे आने वाली एग्जाम के अंदर चावल का भी पूछ सकता है। वर्ष 2000 आधार वर्ष क्या है? आधार वर्ष जो माना गया है वो माना गया है 2022-23। तो 2022-23 को ध्यान में रखते हमें याद रखना है। चावल के मामले में यदि पूछ ले, चावल में सबसे सर्वाधिक उत्पादक जिला है वो कौन सा है? वो है बूंदी, और दूसरे नंबर पर है हनुमानगढ़। यदि हम गन्ना की बात करें, गेहूं की बात कर लेते हैं। गेहूं की यदि, क्योंकि गेहूं की यदि बात करें है, गेहूं में वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक उत्पादक जिले में सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो है हनुमानगढ़, और दूसरे नंबर पर आता है गंगानगर। ठीक है, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। सरसों का तो आ गया प्रश्न, चावल का, गेहूं का आपको ध्यान में रखना है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। राजस्थान में वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से किस जिला युग्म में अंतरराष्ट्रीय पर्यटक, कौन से पर्यटक, अंतरराष्ट्रीय पर्यटक सर्वाधिक संख्या में आए? कौन से पर्यटक आए? अंतरराष्ट्रीय पर्यटक सर्वाधिक संख्या के अंदर आए। तो इसकी यदि हम बात करते हैं तो ये अंतरराष्ट्रीय पर्यटक है, सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय पर्यटक वाले जो अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आए हैं, अंतरराष्ट्रीय जो पर्यटक आए हैं सबसे ज्यादा, उनकी यदि हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आए हैं जयपुर के अंदर पहले नंबर पर, दूसरे पे आए हैं उदयपुर के अंदर, तीसरे नंबर पर आए हैं जोधपुर, चौथे नंबर पर आए हैं जैसलमेर में, और पांचवें नंबर पर आए हैं दौसा में। ठीक है, तो हमें पांचों जिलों का ध्यान रखना है जहां पर सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आए। जयपुर उदयपुर ना दे करके आपको ये 3 जिले दे दिए जाए तो आपको सभी पांच, कम से कम 5 जिलों के बारे में ध्यान रखना है। तो अंतरराष्ट्रीय पर्यटक सर्वाधिक कहां पर आए? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, दौसा। तो देखो जोधपुर, उदयपुर, इसमें पूछा है सर्वाधिक संख्या में, किसमें आए? सर्वाधिक संख्या में। तो जोधपुर भी है ऐसे, तो उदयपुर भी है इसके अंदर, जयपुर और जैसलमेर भी है, जयपुर जोधपुर भी है, जयपुर तथा उदयपुर में। तो सर्वाधिक कौन सा हो गया है? पहले नंबर पे जयपुर और दूसरे नंबर पर उदयपुर। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? जयपुर और उदयपुर होगा। अब ये पर्यटक, अंतरराष्ट्रीय जो पर्यटक आए हैं वो कौन से देश से आए हैं? तो सबसे ज्यादा जो अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आए वो कौन से देशों से आए हैं? यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम से और फ्रांस से। इन देशों से सर्वाधिक विदेशी पर्यटक राजस्थान में आए। या अब घरेलू पर्यटकों की बात कर लेते हैं। यदि घरेलू पर्यटक है, वो घरेलू पर्यटक कहां पर आए सबसे ज्यादा? जो घरेलू पर्यटक है वो हमारे घरेलू पर्यटक आए हैं खाटू श्याम जी में। 2025 की बात कर रहे हैं। श्याम बाबा के सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटक पहुंचे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में के किस जिला समूह में जनगणना 2001 से 11 के मध्य में, जनगणना का आधार क्या माना है? 2001 से 11 के मध्य में नगरीय जनसंख्या, कौन सी जनसंख्या? नगरीय जनसंख्या में दशाब्दी परिवर्तन, जो 10 साल के अंदर जो परिवर्तन हुआ है उसका प्रतिशत क्रमशः सर्वाधिक और न्यूनतम अंकित किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। 2001 से 11 के मध्य में नगरीय जनसंख्या में दशाब्दी परिवर्तन में कौन सर्वाधिक और न्यूनतम अंकित किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा राजसमंद और चूरू नहीं, बाड़मेर, डूंगरपुर नहीं होगा, अलवर सर्वाधिक। तो कौन सा है? परिवर्तन, जो परिवर्तन हुआ, परिवर्तन देखने को मिला है सर्वाधिक 2001 से और 11 के मध्य में। 2001 में कितना था और 2011 में कितना था? सर्वाधिक है, सर्वाधिक तो है किसमें? अलवर में, नगरीय जनसंख्या का। और न्यूनतम किसके अंदर है? डूंगरपुर में। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि हम 2011 के आंकड़े तो याद कर लेते हैं लेकिन 2001 के आंकड़े हम देखते नहीं है। तो ये अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या होगा? अलवर और डूंगरपुर में। तो नगरीय जनसंख्या की यदि हम बात करते हैं तो नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक की बात करते हैं तो नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक में जयपुर, जोधपुर और कोटा जो सर्वाधिक जनसंख्या है नगरीय जनसंख्या में। ये तो परिवर्तन है। और सर्वाधिक यदि हम बात करें मैक्सिमम नगरीय जनसंख्या वाले जिले, नगरीय जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो पहले नंबर पर जयपुर, दूसरे नंबर पर जोधपुर, तीसरे नंबर पर कोटा। ये तो जनसंख्या की बात कर रहे हैं, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या। और यदि हम न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम की यदि बात करते हैं कि न्यूनतम कौन कौन से जिले हैं, तो न्यूनतम जिलों में सबसे पहले आ जाएगा प्रतापगढ़। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतापगढ़, डूंगरपुर और जैसलमेर।
ये शहरी जनसंख्या सबसे कम है इन 3 जिलों में, और ये 3 जिलों में शहरी जनसंख्या सर्वाधिक मिलती है 2011 की जनगणना के अनुसार। देखो अब जनगणना 2027 भी आ गई है, 2 चरणों में जनगणना हो रही है ये। और पहला चरण राजस्थान में पूरा हो चुका है, 16 आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला चरण राजस्थान में पूरा हो चुका है। पहला चरण की जो डेट थी वो डेट थी 16 मई से और 14 जून तक। और जो दूसरा चरण होगा, कितने चरणों में जनगणना हो रही है ये वाली, ये हो रही है 2 चरणों में। पहला चरण था 16 मई से और 14 जून, और दूसरा चरण होगा वो 1 फरवरी से 28 फरवरी 27 में होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राजस्थान में जुलाई माह में 1000 मिलीबार से अधिक वायुदाब वाले 1000 मिलीबार से अधिक वायुदाब वाले जिलों का युग्म है। 1000 मिलीबार से अधिक पूछा है, 1000 भी नहीं पूछा इसमें पूछा है 1000 मिलीबार। 1000 जो राजस्थान की बात करते हैं हम, ये राजस्थान की हम बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर ये झालावाड़ है, ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, इन जो 1000 मिलीबार राजस्थान के अंदर एक तो जुलाई माह में और एक जनवरी माह में। जुलाई माह के अंदर 4 वायुदाब रेखाएं होती है। कितनी? 4 वायुदाब रेखाएं खींची जाती, और जनवरी माह में 2 वायुदाब रेखाएं। 4 वायुदाब रेखाएं 997 मिलीबार, 998, 999 और 1000 मिलीबार की वायुदाब रेखाएं होती जुलाई माह में। और जनवरी के अंदर जो 2 वायुदाब रेखाएं पाई जाती है वो पाई जाती है 1018 और 1019 मिलीबार की। तो यहां पर पूछा है 1000 मिलीबार से अधिक वायु, जो 1000 मिलीबार की अपन बात कर रहे हैं, 1000 मिलीबार की जो वायुदाब रेखा है वो रेखा झालावाड़, प्रतापगढ़, उदयपुर और सिरोही। झालावाड़, प्रतापगढ़, उदयपुर और सिरोही से होते हुए खींची जाती है। वायुदाब रेखाएं होती क्या है? समवायुदाब रेखाएं होती है, जो समान दाब को मिलाते हुए जो रेखा खींची जाती है वो कहलाती है समवायुदाब रेखाएं। तो ये वाली जो रेखा है यह है 1000 मिलीबार की। कितनी है? 1000 मिलीबार की। और इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि 1000 मिलीबार से अधिक, तो यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होती है, तो यहां पर जुलाई माह में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर 1000 मिलीबार से अधिक की वायुदाब रेखाएं यहां पर इन 2 जिलों के अंदर मिलती है। तो 1000 से ज्यादा तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, और 1000 मिलीबार की वायुदाब रेखाएं झालावाड़, प्रतापगढ़, उदयपुर और सिरोही के अंदर पाई जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो कोटा 12 नहीं होगा, बाड़मेर, जोधपुर नहीं होगा, बूंदी 12 नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। तो जुलाई के अंदर 4 वायुदाब रेखाएं मिलती है और जनवरी में 2 वायुदाब रेखाएं देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका हो गया। 1000 मिलीबार से अधिक वायुदाब वाली रेखा होगा युग्म डूंगरपुर और बांसवाड़ा होगा। आगे हम बात करते हैं लसाड़िया का विच्छेदित और कटा-फटा पठार। बहुत आसान प्रश्न पूछा है। लसाड़िया का विच्छेदित कटा-फटा पठार किस झील के पूर्व में स्थित है? देखिए लसाड़िया का जो पठार है, पहली बात तो कहां पर है? ये लसाड़िया का पठार है कहां पर? सलूम्बर जिले के अंदर। पहले तो उदयपुर के अंदर आता था, लेकिन अब किस में आता है? ये जो पठार है, लसाड़िया का पठार है, लसाड़िया का पठार कहां पर है? सलूम्बर में, जो नया जिला बना है। पूछा जा सकता है, पहले तो उदयपुर था लेकिन अब कौन से जिले में है? सलूम्बर जिले के अंदर। अब ये पूछा है कि किस झील, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ लिया? किस झील के पूर्व में। तो ये कौन सी झील के पूर्व में है? जयसंबंध झील के पूर्व में है। कौन सी झील के? जयसंबंध झील के पूर्व में स्थित है। तो कहां पर है आंसर? नक्की झील, नवल सागर झील, गैप सागर और जयसंबंध झील। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जयसंबंध झील। नक्की झील है, ये नक्की झील हमें पता है कहां पर है? माउंट आबू में है, सिरोही के अंदर।
सबसे ऊंची और सबसे गहरी पानी की झील है ये। और इस झील को ये भी ध्यान रखना है, क्या बोला जाता है? क्रेटर झील। अच्छा प्रश्न बनता है, कई बार पूछा गया क्रेटर झील या ज्वालामुखी झील। कई विद्वानों ने तो इस झील के बारे में ये कहा है कि ये झील नाखूनों से खोद करके इस झील को बनाया गया है। तो कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में। नवल सागर झील की बात करते हैं तो ये नवल सागर झील कहां पर है? बूंदी के अंदर है। कहां पर है? बूंदी के अंदर है। बूंदी के अंदर और अन्य झीलें कौन कौन सी है? फूल सागर झील, नवल सागर झील हो गई, फूल सागर झील हो गई, जैत सागर झील हो गई। कौन सी? जैत सागर, नवल सागर, फूल सागर, ये कहां पर है? बूंदी में। गैप सागर, ये गैप सागर झील कहां पर है? डूंगरपुर में। डूंगरपुर में है। गैप सागर को गैप सागर भी, कई बार गैप सागर या गैप सागर, इसी को क्या बोल देते हैं? गैप सागर भी। डूंगरपुर में एक अन्य झील और है, उसका नाम है एडवर्ड सागर। कौन सी झील है? एडवर्ड सागर झील है, इसका भी ध्यान रखना है। तो ये इस तरह से इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा? जयसंबंध झील होगा। अगले पे बात करते हैं हम, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखो प्रश्नों का ट्रेंड, ये अभी एग्जाम जो लगे हैं उन्हीं एग्जामों में से आए हुए प्रश्न है, और ये प्रश्नों का ट्रेंड चेंज हो गया। इसमें पूछा है कि कितनी साबरमती, नंबर पूछे हैं, कितनी साबरमती नदी की सहायक नदियां है? कितनी नदियां है जो साबरमती की सहायक नदी है? देखो अभी हमने साबरमती नदी की यदि बात करते हैं हम, तो इसके उद्गम की यदि हम बात कर ले तो साबरमती नदी का जो उद्गम है वो पदराला पहाड़ी से होता है। कहां से होता है? पदराला पहाड़ी, उदयपुर में। इस यहां से ये नदी निकलती है, और इसकी जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई कितनी है इसकी? 416 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। लेकिन राजस्थान में केवल लंबाई कितनी है? 45 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? केवल 45 किलोमीटर है। अब इसमें पूछा है कि सहायक नदियां कौन सी है। यदि इसकी सहायक नदियों की यदि बात करते हैं तो इसकी जो सहायक नदियां है, ये सहायक नदियां है मानसी, मेश्वा, हतमती, सेई और वाकल। देखो इस प्रश्न के अंदर, अभी एक पिछला प्रश्न हमने पढ़ा था माही नदी की सहायक नदियां, तो ये जो अनास नदी है ये तो किसकी सहायक नदी है? माही नदी की। किसकी सहायक नदी है? माही नदी की सहायक नदी। अभी हमने पढ़ा था ये किसकी नदी सहायक नदी है? माही की। तो अनास कट हो गया, कौन सी है? वाकल हो गई, हतमती हो गई, सेई हो गई। तो कितनी नदियां है इस प्रश्न के अनुसार? जो साबरमती की सहायक नदियां है वो कितनी है? केवल 3। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 3 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो साबरमती की सहायक नदियां कौन कौन सी होगी? मानसी, मेश्वा, हतमती, शेई, वाकल और माजम। एक नदी और है माजम। मानसी, माजम, मेश्वा, ये मानसी, मासम, मेजवा, ये सारी उदयपुर की साबरमती की सहायक नदियां मानी जाती है। अगले प्रश्न पे अब हम चलते हैं। कृषि विभाग राजस्थान के अनुसार उदयपुर तथा कोटा में अधिकांशतः कौन कौन सी जगह बात करी है? एक तो कहा है इसने कृषि विभाग राजस्थान, इसको ध्यान रखना है। कृषि विभाग राजस्थान के अनुसार, अपने अनुसार नहीं लगाना अपन को। कृषि विभाग राजस्थान के अनुसार उदयपुर और कोटा में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार का प्रश्न हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो कृषि विभाग राजस्थान, जो हमारा कृषि विभाग राजस्थान है, कृषि विभाग राजस्थान के द्वारा 14 प्रकार के मिट्टी के, मृदा के कितने प्रकार बताए गए? 14 प्रकार बताए गए।
कृषि विभाग राजस्थान के द्वारा मृदा के 14 प्रकार बताए गए हैं। उन 14 प्रकारों में से 3 प्रकार तो ये, 4 प्रकार तो ये है और 10 प्रकार और है। तो इस 14 प्रकारों में इसमें पूछा है कि उदयपुर और कोटा में, तो देखिए जो गहरी मध्यम काली मृदा है, ये गहरी मध्यम काली मृदा तो हमें पता है कौन से क्षेत्र में होती है, हाड़ौती क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में होती है, हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र का मतलब हो गया कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। नवीन भूरी मृदा, ये नवीन भूरी मृदा कृषि विभाग राजस्थान के द्वारा ये मिलती है अजमेर और भीलवाड़ा में। किसमें मिलती है, अजमेर और भीलवाड़ा में। लाल लोम मृदा, लाल लोम मृदा जिसके आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल हो जाता है, ये लाल लोम मृदा पाई जाती है राजस्थान के दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी भागों में। कौन से भाग में, राजस्थान के दक्षिण व दक्षिण पूर्वी भागों में पाई जाती है। ठीक है। और पर्वतीय मृदा, इस दक्षिणी पूर्वी जो भाग है इसके अंदर बांसवाड़ा आ गया, डूंगरपुर आ गया, ठीक है, प्रतापगढ़ आ गया, ये क्षेत्र आते हैं। पर्वतीय जो मृदा है, ये पर्वतीय मृदा पाई जाती है कहां पर, उदयपुर और कोटा के अंदर। ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 नंबर होगा। तो कितनी कृषि विभाग द्वारा राजस्थान सरकार के द्वारा 14 प्रकार की मिट्टी के प्रकार बताए गए, उनमें से 4 ये है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पर्वतीय मृदा है जो उदयपुर और कोटा के अंदर मिलती है। जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में 2011 में अनुसूचित जाति, कौन सी अनुसूचित जाति का लिंग अनुपात सर्वाधिक है। आसान प्रश्न है ये तो अनुसूचित जाति का लिंग अनुपात हमारा जो कुल लिंग अनुपात है वो कितना है, 928। कुल लिंग अनुपात कितना है, 928 है लिंग अनुपात। और किस जिले में सर्वाधिक लिंग अनुपात है, वो कौन से जिले में है, डूंगरपुर में। किस जिले में 2011 में अनुसूचित जाति का लिंग अनुपात सर्वाधिक है, वो कहां पर है, डूंगरपुर जिले के अंदर है। कितना है, 994। ठीक है, ये प्रश्न हो गया हमारा, आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न, कौन से जिलों का सही समूह है जिन्हें दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से फायदा होगा। राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं, उन्हें इनसे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस कौन से हैं जिनसे राजस्थान के जिले, कौन कौन से जिलों को फायदा होगा। तो देखिए जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, दिल्ली, इसका नाम तो क्या है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, लेकिन प्रश्न में हमें क्या दे दिया, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, लेकिन मुंबई की जगह क्या दिया, वडोदरा। तो इस कंफ्यूज करने के लिए दिया है ये इस तरह का। तो इसके अंदर राजस्थान के जो जिले हैं जिनको फायदा हो, जिन राजस्थान के जिले हैं जिनसे होकर के ये एक्सप्रेसवे, इस एक्सप्रेसवे का नाम क्या है, NE4 है। क्या नाम है इसका एक्सप्रेसवे का, NE4, नेशनल एक्सप्रेसवे 4। इसमें राजस्थान के सबसे पहले दिल्ली से जब ये एक्सप्रेसवे निकल रहा है तो दिल्ली से निकलते ही ये डीग, अलवर, ये नया जिला बना है डीग। कौन कौन से जिलों को फायदा होगा, डीग है, अलवर है, भरतपुर है, दौसा है, सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर है, कोटा है, सवाई माधोपुर, कोटा है, टोंक है, और झालावाड़ से कुछ ही किलोमीटर इस झालावाड़ से होकर के गुजरता है। बाकी और जिलों से तो बहुत निकलता है, लेकिन झालावाड़ से 5-7 किलोमीटर है जहां से होकर के निकलता है। लेकिन जिले फायदा होगा तो उसमें तो झालावाड़ भी होगा। तो इसकी बात करते हैं हम। तो पूछा क्या है, जिले। तो देखो भरतपुर भी है, दौसा भी है, कोटा भी है और झालावाड़ भी है। पहला ही ऑप्शन सही हो गया हमारा। दूसरे ऑप्शन में चलते हैं। देखो पाली नहीं है, नागौर, अजमेर, ये कुछ भी नहीं है, अजमेर भी नहीं है, जालो और बाकी नहीं है।
पहला ऑप्शन होगा, इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट नंबर। तो NE4 है, ये राजस्थान के इन जिलों से होकर के गुजरता है, इन जिलों को इससे फायदा होता है। राजस्थान में इसकी जो कुल लंबाई है, राजस्थान में इसकी कुल लंबाई, NE4 की जो कुल लंबाई है, राजस्थान में इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 363। राजस्थान में इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 373.63 किलोमीटर। कितनी है, 373.63 किलोमीटर। ये भी ध्यान रखना है, यदि ये ऐसा प्रश्न पूछ लिया तो लंबाई से संबंधित प्रश्न भी आ सकता है कि राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है, 373.63। यदि इसकी पूरे एक्सप्रेसवे की यदि लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है, 1386 किलोमीटर। कितनी है इसकी कुल लंबाई है, कुल लंबाई कितनी है, 1386 किलोमीटर है, और राजस्थान से होकर के कितना गुजर रहा है, 373.63 किलोमीटर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में वर्ष 2022-23 में चावल का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा था। देखो अभी पिछले किसी पेपर में क्या पूछा था, सरसों का पूछा था, और इस पेपर में क्या पूछ लिया, चावल का पूछ लिया। तो चावल हमने देख लिया था, कौन सा था, पहले नंबर पर बूंदी था, दूसरे नंबर पर कौन सा था, हनुमानगढ़ था। ये जिले थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, बूंदी। आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। ये खनिजों से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, फायर क्ले, मैग्नेसाइट और काओलिन। ये 3 खनिज पूछे हैं, फायर क्ले, मैग्नेसाइट और काओलिन। अब इसमें जिले ना देकर के जगह, और जगह भी काफी अच्छी जगह दी गई है, कोटारी है, रानेरी है, ये बीकानेर की जगह है, बीकानेर के कोलायत जगह, सरूपा छाजा ये अजमेर का है, सेंदड़ा पाली का है। ठीक है, तो ये फायर किले है, ये सब अधात्विक खनिज है, तीनों के तीनों किस प्रकार के खनिज है, अधात्विक खनिज की श्रेणी में आते हैं। और ये जो फायर किले है, ये फायर किले बीकानेर के कोलायत, एक तो कहां मिलता है, ये बीकानेर के कोलायत में मिलता है, और बीकानेर के कोलायत और जगह की यदि 5 पूछ ले तो ये कोटारी, रानेरी है, गढ़ है, इंडावा है, इंडावा, कोटारी, रानेरी, इन जगह पर ये फायर किले मिलता है। मैग्नेसाइट की यदि बात करें तो अजमेर का सरूपा छापा बिल्कुल सही है, अजमेर का ये कहां पर है, अजमेर में है, अजमेर का सरूपा छापा, और पाली का सेंदड़ा, यहां पर मैग्नेसाइट मिलते हैं। काओलिन की यदि हम बात करते हैं, काओलिन जो है ये बीकानेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर है, चित्तौड़गढ़ है और भीलवाड़ा, इन जगह पर मिलता है। लेकिन जो ये जगह है ये ना तो बीकानेर की है, ना चित्तौड़गढ़ की है, ना भीलवाड़ा की है, ये तीनों ही जगह नहीं है, तीनों जिलों की ही जगह नहीं है ये काओलिन जो है वो तीनों ही बीकानेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ की जगह नहीं है। काओलिन को ध्यान रखना, काओलिन जो है इस काओलिन को क्या बोला जाता है, चाइना क्ले भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, चाइना क्ले, चीनी मिट्टी, जिसे क्या कहते हैं अपन, चीनी मिट्टी भी कहते हैं। तो ये नाम ना देकर के हम पढ़ते हैं चाइना क्ले, चीनी मिट्टी है, और इसने क्या पूछ लिया, काओलिन पूछ लिया। तो इसका जो आंसर होगा वो ए और बी होगा, केवल क्या होगा, ए और बी किसमें है, 2 नंबर पे ए और बी होगा इसका आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में 2012 से 19 के मध्य निम्नलिखित में से कौन से पशुधन की संख्या में धनात्मक वृद्धि हुई है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है, पशु गणना से, पशुओं से बहुत अच्छा प्रश्न है कि कौन से पशुधन की संख्या में धनात्मक वृद्धि दर्ज हुई है।
हो सकता है आने वाली एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ऋणात्मक वृद्धि दर्ज हुई है। देखिए हमारे इस मिशन उड़ान के चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे और ऐप पर, यूट्यूब चैनल पर सीईटी की क्लासें इसी प्रकार की पीवाईक्यू एमसीक्यू क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से, जो आजकल के जो ट्रेंड चल रहे हैं प्रश्नों के, उन प्रश्नों को लेकर के क्लासें रहेगी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो इस प्रश्न पे हम बात करते हैं कि राजस्थान में 2012 से 19 के मध्य में निम्नलिखित में से कौन से पशुधन की संख्या में धनात्मक वृद्धि दर्ज हुई है। देखिए इसके अंदर हम बात करते हैं धनात्मक वृद्धि जो दर्ज हुई है, एक तो गोवंश में हुई है। किसमें हुई है? गोवंश में। और एक हुई है भैंस के अंदर। बकरी के अंदर ऋणात्मक और गधों के अंदर ऋणात्मक वृद्धि दर्ज हुई है राजस्थान में। ठीक है, अब कितनी कितनी वृद्धि दर्ज हुई है, कितनी कितनी वृद्धि दर्ज हुई है? देखिए जो गोवंश है वो 13.32 लाख से 13.94 लाख पे पहुंच गए। गोवंश है 13.32 लाख से कहां पर पहुंच गए? 13.94 लाख। ये तो 2012 में थे, ये लाख की बात कर रहे हैं, इतने लाख थे। और ये किसके हैं? 2019। नवीनतम आंकड़े, नवीनतम पशुगणना तो 2019 की है, लेकिन उन्होंने 2012 से 19 के बीच का पूछ लिया किसमें धनात्मक वृद्धि दर्ज हुई है। आने वाली एग्जाम में पूछ सकता है कि ऋणात्मक वृद्धि दर्ज हुई है। तो गोवंश 13.32 से 13.94, तो क्या हुई? पॉजिटिव धनात्मक वृद्धि दर्ज। इसी तरह जो भैंस है वो 12.98 से 12.98 लाख से 13.64 लाख, तो इसमें भी क्या हुई है? पॉजिटिव धनात्मक वृद्धि हुई है। ठीक है, 12.98 से 13.64 के आसपास इसके अंदर इतने लाख भैंसें हो गई है। पहले 2012 में 12.98 लाख भैंसें थी और 2019 के अंदर भैंसों की संख्या इतनी हो गई, तो धनात्मक वृद्धि दर्ज हुई है। यदि हम बकरी की बात करते हैं तो बकरी 21.67 से बकरी 21.67 लाख से 20.84 लाख। ये प्रश्न भी आर्थिक समीक्षा से लिया गया है। ठीक है, 21.67 से 20.84, तो कैसी वृद्धि हुई है? ऋणात्मक वृद्धि हुई है। कैसी हुई है? ऋणात्मक। इसी तरह राजस्थान में 2012 के अंदर जो गधे थे वो 0.08 थे, 0.08 लाख थे, और इससे 0.08 लाख से भी ये 2019 के अंदर इसकी संख्या में क्या आ गई? कमी दर्ज की गई है, और भी कम रह गए गधे। तो इसका मतलब राजस्थान में गधों की संख्या में क्या होती जा रही है? कमी दर्ज की जा रही है। अगले प्रश्न, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो धनात्मक वृद्धि किसमें? गोवंश में और भैंस में। तो ऑप्शन बी और सी, ए बी सी डी, बी सी डी, केवल बी और सी। ऑप्शन क्या जाएगा? 3 नंबर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। राजस्थान के संदर्भ में बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पूर्वी देशांतर पूछा है, पूर्व पश्चिम चौड़ाई है, उत्तरी अक्षांश है, इसकी तो कितने कथन सही है? अच्छा, इसमें भी नंबर पूछ ले, कितने कथन सही है? देखिए राजस्थान की यदि हम बात करते हैं स्थिति की, तो राजस्थान की स्थिति अक्षांश पूछा है इसने, देशांतर पूछा है, चौड़ाई पूछी है और अंतरराष्ट्रीय सीमा। अभी अंतरराष्ट्रीय सीमा हमने देखा था, अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले अंतरराज्यीय जिले पूछे थे, अंतरराज्यीय जिले पूछे थे कौन कौन से जिले हैं, और उस समय हमने अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बताई थी। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर। तो ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, 1070 अंतरराष्ट्रीय सीमा है, 4850 क्या है? अंतरराज्यीय सीमा है, किलोमीटर, 4850 किलोमीटर। अब यदि देशांतर की यदि हम बात करते हैं, देशांतर की यदि हम बात करते हैं, देशांतर और अक्षांश की यदि बात करते हैं, जो देशांतर है राजस्थान का, जो देशांतर है वो देशांतर है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 69 डिग्री पूर्वी देशांतर से, और कहां तक है? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है।
जो राजस्थान है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, आसान है। अब इसने पूछा है सबसे पूर्वी देशांतर 78 डिग्री 17 मिनट, सही है बिल्कुल, पूर्वी देशांतर पर स्थित है। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर कौन सा गांव है, जिला है स्थित है, वो कौन सा गांव है, वो है कटरा गांव। सम तहसील का कौन सा गांव है, कटरा सम तहसील का, और ये कहां पर है, जैसलमेर में। इसी तरह 78 डिग्री 17 मिनट पर कौन सा है गांव, सिलाना गांव है, राजाखेड़ा तहसील का, और ये कहां पर है, धौलपुर, जिला धौलपुर, ठीक है, सिलाना गांव, राजाखेड़ा, धौलपुर। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब अक्षांश की हम बात कर लेते हैं, अक्षांश की बात कर लेते हैं हम। अक्षांश है वो, अक्षांश कौन सा है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है हमारा। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में राजस्थान स्थित है। तो पूछा क्या है, सबसे उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री 12 मिनट, बिल्कुल सही है। कौन सा गांव है 30 डिग्री 12 मिनट पर, कोणा गांव जैसलमेर का, सॉरी कोणा गांव कहां पर, गंगानगर का, कोणा गांव कहां पर है, ये गंगानगर में। और 23 डिग्री 3 मिनट पर कौन सा गांव है, बोरकुंडा बांसवाड़ा का, बिल्कुल आसान चीजें हैं ये तो, बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा का। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है, उत्तरी अक्षांश भी। अब पूर्व पश्चिम की चौड़ाई 896 किलोमीटर, जो पूर्व से पश्चिम, जो सम तहसील कटरा से लेकर के और सिलाना, इसकी जो चौड़ाई है ये कितनी है, 869 किलोमीटर है। कितनी है, 869। यह यहां पर तो क्या है, सम कटरा, और ये क्या है, सिलाना, ठीक है। इसी तरह ये कोणा और ये बोरकुंडा, इसकी लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। तो पूछा कितना दे रखा है इसने, 896 और 869 है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। 869 किलोमीटर है, ये गलत, 869 सही है, इसने दे रखा है 896 किलोमीटर। देखो बहुत इतना 896 इजी नहीं लेना इस प्रश्न को, ऐसे प्रश्नों को आसान नहीं लेना है। ऐसे दिखने में बहुत आसान है, हमने पता नहीं कितनी बार पढ़ लिए, लेकिन ऐसे प्रश्नों को कभी भी आसान मत लेना। 896 869, थोड़ी सी भी गलती आपके इस प्रश्न को गलत करवा सकती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, केवल 2, ऑप्शन 2 में। क्लियर है, आगे चलते हैं अब हम अगले प्रश्न पे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करते हुए सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूटों से कीजिए। पन्ना है, खनिज पन्ना, लिग्नाइट, रॉक फॉस्फेट, बेराइट्स है, ठीक है। इधर राम कामुन्ना, गम गुराहा, जहीर का खेड़ा, कपूरडी जालिपा। देखो हमारा जो सुना हुआ है कपूरडी जालिका सुना हुआ है, ये कपूरडी जालिका जो स्थान है ये हमारा सुना हुआ है, और ये लिग्नाइट मिलता है, यहाँ पर क्या मिलता है, लिग्नाइट। और बाकी ऐसे प्रश्नों को देख लिया करोगे जो देखा पड़ा हुआ है हमारा, ये राम कामुना, गम गुराहा, जहीर का खेड़ा, लिग्नाइट है वो कपूरडी जालिपा। तो बी के अंदर फर्स्ट, बी के अंदर फर्स्ट ये वाला, देखिए बी के अंदर फर्स्ट ये है, ये देखिए ये प्रश्न में, इस प्रश्न को इस प्रश्न में ये सीरियल नंबर गलत दे दिया है, 1 2 3 4 ऐसे होना चाहिए, ये 1 2 3 4 ऐसे होना चाहिए। इसको अपन 1 नंबर कर लेते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और ये 4 नंबर, ठीक है। तो बी में 4, बी में 4 इसमें भी है और इसमें भी है। इस प्रश्न को सही इंग्लिश वर्जन इसका देख लेते हैं एक बार, इसमें भी यही है, इसी तरह से है प्रश्न, देखिए इसी तरह से है। तो इसका जो आंसर होगा बी में क्या है, फर्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी में फर्स्ट इसी के अंदर है, तो यही आंसर बन जाएगा, कपूरडी जालिका वाला,
ठीक है, इंग्लिश में भी यही इसी तरह से दे रखा है, 2 4 3 1 इसी तरह से। तो आंसर क्या बन जाएगा, लिग्नाइट का कपूर्डी जालिपा। और इससे हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, क्योंकि बी में एक में ही है केवल, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम, किसमें, पूर्व से पश्चिम के अनुसार हमें क्या करना है, व्यवस्थित करना है, पूर्व से पश्चिम। देखिए पूर्व से जो पश्चिम है, उस पूर्व से पश्चिम के अनुसार क्रम जमाना है। तो राजस्थान का आपका जो मैप है वो दिमाग में होना चाहिए, कौन से जिले कहाँ पर स्थित है ये आपके माइंड में रहना चाहिए। तो उसकी बात करते हैं हम। तो तारागढ़ है, ये तारागढ़ कहाँ पर है, ये अजमेर में है। तारागढ़ की पहाड़ी कहाँ है, अजमेर में। सतूर ये कहाँ, ये सतूर की पहाड़ी कहाँ है, बूंदी में। सायरा की है उदयपुर में। जारोला पहाड़ है, ये है कहाँ पर, जालोर में। ऐसे तो आसान है, लेकिन क्या पूछ लिया, पूर्व से पश्चिम। तो सबसे पूर्व में कौन सा जिला है, सबसे, राजस्थान का मैप की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पूर्व में कौन सा जिला है, बूंदी। तो पूर्व से पश्चिम में पहले नंबर पर क्या आ जाएगा, बी। उसके बाद बूंदी के बाद क्या आ जाएगा, अजमेर, ए। उसके बाद कौन सा आएगा, उदयपुर। उदयपुर के साइड में इधर कौन है, पश्चिम में जालोर है। तो पहले क्या आएगा, सी, और उसके बाद क्या आएगा, डी। तो ये ऑप्शन कहाँ है, बी ए सी डी। देखिए बी ए डी सी ये गलत है, बी ए सी डी ये आंसर सही होगा, ये आंसर सही है। ठीक है, हमें पता है जो तारागढ़ की जो ऊंचाई है वो है 873 किलोमीटर। इसकी कितनी है, 873 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है इसकी, 873 मीटर इसकी ऊंचाई है। सतूर की है ये 353 मीटर। और सायरा की जो है वो है कितनी, 900 मीटर ऊंचाई है इसकी। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों को, निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम, देखो बहुत बढ़िया प्रश्न, संरक्षित है, कंजर्वेशन रिजर्व, वन और वन्य जीव के उस टॉपिक से प्रश्न आया है एग्जाम के अंदर। तो इसके अंदर संरक्षित क्षेत्रों को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम के अनुसार हमें जमाना है। तो पहले तो ये जगह पता होनी चाहिए, बांज आमली, ये बांज आमली संरक्षित क्षेत्र है। ये सारे के सारे क्या है, कंजर्वेशन रिजर्व है, कंजर्वेशन जोन है। ये बांज आमली है, ये बांज आमली संरक्षित क्षेत्र है, ये 12 में। कहाँ पर है, 12 में। बीसलपुर को तो आपको पता ही है, बीसलपुर टोंक में है। गंगा भैरव घाटी ये अजमेर में है, गंगा भैरव घाटी कहाँ है, अजमेर में। और बाड़ा खेड़ा, ये बाड़ा खेड़ा है सिरोही में। कहाँ पर है, सिरोही के अंदर है। अब यदि जिले हमें पता लग गए तो हम इनका पूर्व से पश्चिम के अनुसार क्रम बता सकते हैं। तो सबसे पूर्व के अंदर कौन सा है, 12। तो पहले नंबर पे क्या आ गया, ए, उसके बाद टोंक, उसके बाद अजमेर, सी, और उसके बाद डी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। किसके अंदर है, ए बी सी डी, ये 3 नंबर के अंदर। देखिए इस तरह हमारे जो प्रश्न है वो यूट्यूब चैनल पर आते रहेंगे। सीटी एग्जाम के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, और इस सीटी एग्जाम से विभिन्न प्रकार की जो भर्तियां आएगी विभागों के अंदर, चाहे एलडीसी की ले लो, चाहे महिला सुपरवाइजर की ले लो, चाहे जमादार वाली एग्जाम ले लो, विभिन्न प्रकार की एग्जाम आप तभी दे पाओगे जब आपका सीईटी क्वालिफाई होगा। अब की बार सीईटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रखा गया है, और 40% भी हमें लाना है, और पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो भी बहुत अच्छा आ रहा है। इसलिए हमें सीईटी की तैयारी में जी जान से जुड़ जाना है, और आने वाली जो भर्तियां है उसके अंदर हमको क्या होना है, क्वालिफाई होना है। ठीक है, तो आज की ये क्लास हमारी इन इतने प्रश्नों की आई है। इसमें राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान के भूगोल के लगभग सभी टॉपिकों से प्रश्न लिए हैं और यहाँ पर हल करवाए हैं। प्रश्नों का जो स्तर है वो बहुत अच्छा है। जो अभी जो एग्जाम है उन एग्जामों भी अभी आए हुए हैं, और कुछ प्रश्न आपको इस तरह से बना करके दिए भी हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं।